अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस। मेरा नाम इरम है और आप लोगों की मुझे रिपीटेड क्वेरी आ रही थी कि टाउन प्लानिंग के एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई हैव गिवन माय अटेम्प्ट, so actually I didn't prepare them very specifically uh, because I had a good command on the subject. तो बेसिकली होता यही है कि जब एमसीक्यूज होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट होते हैं। आपको जितनी अच्छी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपके एमसीक्यूज में उतने मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं। बट हाउएवर ये चीज़ तो रहती ही है कि कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ रिपीटेड पैटर्न की, कि इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर ये है कि फिर आप उनको अगर कवर कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर गुड। स्टिल मैं एमसीक्यूज के लिए ये मेरा जो पैटर्न होता है वो यही होता है कि आप डेटा पढ़ें। ठीक है, तो हम वन लाइनर कुछ आज डिस्कस करेंगे, यानी वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले जी देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इन स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं आपके टाउन और सिटीज के लिए कि आइडियली टाउन या सिटी जो है उसको कैसा होना चाहिए। तो कुछ स्टैट्स एंड हम फिगर्स की बात करेंगे। तो ओपन स्पेस है आपकी या रिक्रिएशनल स्पेस है आपकी, वो बेसिकली एटलीस्ट होनी चाहिए 9 to 10 मीटर स्क्वायर पर कैपिटा। दिस इज द बेयर मिनिमम। ठीक है, फिर इसी तरह से जो ग्रीन एरिया या ट्री कवर जिसको आप कहते हैं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ द टोटल सिटी एरिया। ठीक है, और पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, वो 25% था जो कि अब रिड्यूस हो गया। टोटल फॉरेस्ट कवर की हम बात करें। और वर्ल्ड हेल्थ का क्या क्राइटेरिया है, आपके एक शहर के अंदर 20% से ज्यादा जो है वो ग्रीन कवर होना चाहिए। वाटर सप्लाई मिनिमम कितनी है जी, 1000 से 150 लीटर्स पर डे पर कैपिट, सॉरी, 100 to 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, यानी डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल। देन सैनिटेशन कवरेज 100% ऑब्वियसली। स्ट्रॉम ड्रेनेज, ये 10 to 25 ईयर्स का इनका जो है रिसाइकल पीरियड होता है, रिटर्न पीरियड फॉर द मेजर रेनफॉल इवेंट्स। यानी जहां पर आपकी मेजर रेनफॉल होती है, वो जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एवरी 10 to 25 ईयर रिन्यू हो रहा हो, उसके ऊपर अपग्रेडेशन हो रही हो। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड है वो 150 to 250 पर हेक्टर फॉर अ लो इनकम एंड रेजिडेंशियल सेक्टर। ऑब्वियसली जब आप हाई इनकम की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्लाइटली रिड्यूस होती है, क्योंकि वहां पर कंजेशन कम होती है, घर बड़े होते हैं, लोग अपने लिए ज्यादा जो स्पेस है उसको प्रेफर करते हैं। नेबरहुड, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा। तो नेबरहुड यूनिट के अंदर जो एक नेबरहुड की पॉपुलेशन है वो मिनिमम कितनी है, 5000, और मैक्सिमम कितनी है, 9000। और नेबरहुड से जो एक प्राइमरी स्कूल का वॉकिंग डिस्टेंस है, दैट मस्ट बी 0.5 to 1 kilometers। Moving to the next, road network per capita, that is 3 to 5 meter person per person of urban road length। ठीक है, यानी जितने आप एक शख्स के लिए इतने मीटर की रोड आपको चाहिए। ठीक है, टोटल अर्बन रोड लेंथ को काउंट किया जाता है और टोटल पॉपुलेशन को जो है वो आप काउंट करते हैं, फिर उसकी रेशो निकालते हैं। तो दैट मस्ट बी एटलीस्ट लाइंग बिटवीन दीज लिमिट्स। अर्बन हेल्थ सर्विस की अगर आप बात करते हैं तो वन हॉस्पिटल per 50,000 to 100,000 population. Hospital mean a tertiary care hospital, full fledged with all facilities, not like a kind of hospitals or a basic health unit or rural health unit, or like certain private setup that we are having in Pakistan, that are not well equipped with all kind of medical equipment that is necessary for life saving.
हाउसिंग स्पेस की अगर आप बात करें तो मिनिमम जो है एक शख्स को 9 से 12 मीटर स्क्वायर इंडोर स्पेस चाहिए, ठीक है। वेस्ट कलेक्शन डेली 100% ऑब्वियसली होना चाहिए। एक्चुअली कवरेज इन डेवलपिंग 60 to 70% होती है। ऑब्वियसली डेली बेसिस के ऊपर जो वेस्ट की कलेक्शन होती है कहीं पे नहीं भी हो रही होती है, एक दिन के बाद हो रही होती है, लेकिन जो आइडियल है वो दैट इज 100% है, और एक्चुअल कवरेज जो वेस्ट कलेक्शन की है वो 60 to 70% है बड़े शहरों में भी, डेवलप्ड सिटीज, डेवलपिंग सिटीज के अंदर, सॉरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अच्छा अब यहाँ पर ये पीएम लिखा, पीएम मीन पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं आपकी एयर के अंदर, तो उनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये एनवायरमेंटल साइंस का वैसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड होगा या एनवायरमेंटल साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट आपने इतना याद रखना है कि दैट इज व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये आपकी होती है जी लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअल एंड लेस देन 15 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइज, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स इनका साइज 10 की रेंज में है वो लेस देन 15 होने चाहिए, और जो पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 के होते हैं वो जो है आपके पास लेस देन 5 होने चाहिए। नॉइज स्टैंडर्ड अगर देखें, नॉइज स्टैंडर्ड वैसे तो वेरी करते हैं ना आपके, ठीक है। रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए डिफरेंट होते हैं, कमर्शियल सेक्टर के लिए डिफरेंट होते हैं, हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। तो रेजिडेंशियल के लिए लेस देन 55 डेसिबल्स per day at a daytime, ठीक है, and at a night time it must be a much quieter, it must be 45 decibel at night। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के हायर होते हैं एंड हॉस्पिटल्स के इससे भी लोअर होते हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी that must be the greater than 80% of the urban population within a 500 meter of the transit stop, ठीक है। और फ्लोर एरिया रेशो गाइडलाइन, फ्लोर एरिया रेशो गाइडलाइन जो होती है वो कैलकुलेट होती है कि टोटल प्लॉट का एरिया कितना है और उसका बिल्ट इन एरिया कितना है, तो दैट इज फ्लोर एरिया रेशो। और फ्लोर एरिया रेशो इज यूजुअली दैट इज आइडियल बिटवीन 1 to 2, ठीक है। ये रेशो होनी चाहिए। फिर सेटबैक्स मिनिमम 3 to 4 मीटर्स का सेटबैक होना चाहिए इन रेजिडेंशियल और कमर्शियल और आर्टेरियल रोड के लिए ज्यादा होता है। अच्छा, सेटबैक्स क्या होते हैं ये मैंने अपनी किसी और वीडियो में भी पहले भी डिस्कस किए हैं। सेटबैक का मतलब ये है कि आपकी जो प्लॉट की बाउंड्री है उससे आपने अपना जो बिल्ट इन एरिया शुरू करना है, कितना आपने मीटर्स छोड़ के शुरू करना है। तो 1 सेटबैक, 2 सेटबैक, 3 सेटबैक और 4 सेटबैक, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे घर बना रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ऑब्वियसली। और एक तो सेटबैक्स कितने हैं, 1, टोटल तो 4 ही होते हैं ना ऑब्वियसली, तो 3 या 4 मिनिमम होते हैं, ठीक है। अगर 4 नहीं है तो 3 सेटबैक्स होने चाहिए बिल्डिंग के। क्यों? ताकि किसी की प्राइवेसी इन्वेड ना हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होते हैं। जो रोड्स होते हैं या जहाँ पर कमर्शियल शॉप ज्यादा होती हैं वहां पर तो 4 सेटबैक्स नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपके सेटबैक्स का। अच्छा, ये तो कुछ WHO की गाइडलाइंस थी दैट आई हैव टोल्ड यू, और ये वन लाइनर के फॉर्म में मैंने आपको बताई। इसमें से आपका MCQs आ सकते हैं। फिर हम कुछ कोर चीजों के ऊपर, कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे रिगार्डिंग दी MCQs। सबसे पहले टाउन प्लानिंग एक रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल फंक्शन है। बहुत ही बेसिक सी चीज है लेकिन ये अक्सर MCQ में पूछी जाती है। तो टाउन प्लानिंग रेगुलेटरी भी है और डेवलपमेंटल भी है। अब ये जो दो चीजें हैं इनको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लान जो होता है वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क देता है लेकिन प्लॉट लेवल डिटेल्स नहीं देता, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल प्लान है वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होता है लेकिन वो प्लॉट लेवल डिटेल्स नहीं देता आपकी। जो मास्टर प्लान होता है ये स्टैट्यूटरी लॉन्ग रेंज फिजिकल प्लान होता है। दिस इज देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द मास्टर प्लान एंड द स्ट्रक्चरल प्लान। दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता। लोकल प्लान जो है वो साइट स्पेसिफिक डेवलपमेंट बताता है आपको, ठीक है। और जोनिंग रेगुलेशन जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज आ गई। ये स्ट्रक्चर प्लान, मास्टर प्लान एंड लोकल प्लान, ठीक है। इनको ग्रुप करके आप जो है वो याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा स्ट्रक्चर प्लान जो होते हैं
they are not similar to the master plan. ये आपको एग्जामिनर अक्सर इस तरह के कॉन्सेप्ट में यूज करता है। फिर प्लानिंग के स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें, हमने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में वैसे तो बेसिकली बात कर ली है, लेकिन कुछ चीजें रह गई होंगी, जैसे कि आइडियल नेबरहुड का रेडियस कितना होना चाहिए, 400 से 800 मीटर तक के दरमियान का रेडियस होता है। रेजिडेंशियल डेंसिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है, किस यूनिट में किया जाता है, दैट इज पर्सन पर हेक्टर। कमर्शियल लैंड यूज जो होता है वो टोटल सिटी के एरिया के 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10% इन एनी केस। ओपन स्पेस मिनिमम अगेन 9 to 10 मीटर स्क्वायर पर कैपिटा, आपको एक इंसान को इतनी स्पेस चाहिए। प्राइमरी स्कूल कैचमेंट 0.5 से 1 किलोमीटर तक। 10 floor area ratio if greater than 4 indicate high density urban development। ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली, क्योंकि नॉर्मली आपकी फ्लोर एरिया रेशो 1 to 2 के दरमियान में लाया करती है। इफ इट इज ग्रेटर देन 4 इट मीन इट्स हाई डेंसिटी अर्बन डेवलपमेंट। क्रॉस रेजिडेंशियल डेंसिटी के अंदर आप रोड, ओपन स्पेसेस के सब चीजों को काउंट करते हैं, ग्रॉस रेजिडेंशियल डेंसिटी। लेकिन जब आप नेट डेंसिटी को काउंट कर रहे होते हैं तो सिर्फ पर्सन पर हेक्टर काउंट किए जाते हैं, उसमें आप रोड्स और ये बाकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को काउंट नहीं करते। ठीक है, प्लॉट रेशियो एंड फ्लोर एरिया रेशियो आर सिनोनिमस टर्म, आर नॉट सिनोनिमस टर्म। ठीक है, ये गलत है, ये सिनोनिमस नहीं होती है। प्लॉट टोटल आपके प्लॉट का एरिया कितना है, और फ्लोर एरिया जो आपका बिल्ट इन एरिया होता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लॉट एरिया एंड फ्लोर एरिया रेशियो। Person per hectare is a standard density measure. Urban carrying capacity defines maximum population a city can sustain. And some important one liner regarding transport planning. तो मॉडल स्प्लिट का मतलब है कि जी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स में कितने लोग, कितने परसेंट लोग किस ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो परसेंटेज शेयर ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड को हम मॉडल स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सर्विसेज। लेवल ऑफ सर्विसेज जो है बेसिकली रोड कंडीशन को स्पेसिफाई करती हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट नया होगा। A to F लेवल ऑफ सर्विस ऑफ रोड जो है इसकी ग्रेडिंग A to F की जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास जो A और B है ये तो गुड फ्लो है ना, या इसको आप वेरी गुड फ्लो कहते हैं। ठीक है, जो C और D है आपका, ये फ्लो स्मूथ होता है, लेकिन विद सम डिले होता है। इस चीज के फ्लो की बात हो रही है, ट्रैफिक के फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, और जो आपका फिर E आता है और F आता है, ये अनस्टेबल फ्लो होता है, और पर्टिकुलरली F को हम कहते हैं फोर्स्ड फ्लो ऑन द रोड। यानी रोड में रोड की हालत बेहतर नहीं है और बहुत ज्यादा कंजेशन है और सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो रही है, तो दैट इज फोर्स्ड फ्लो। जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मॉडल। जनरेशन का मतलब ये है कि हाउ मेनी ट्रिप्स अ व्हीकल विल बी जनरेटिंग इन अ वन डे। ठीक है, then V by C ratio greater than 1 indicates traffic congestion. V by C वॉल्यूम by capacity। वॉल्यूम किसका होगा, ट्रैफिक का, और कैपेसिटी किसकी होगी, रोड की। ठीक है, तो V by C रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स ट्रैफिक कंजेशन। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा अब वॉल्यूम बाय कैपेसिटी रेशियो होगी, ट्रैफिक कंजेशन उतनी ही ज्यादा होगी, और ये भी रेकमेंडेड यही होती है कि लेस देन 1 इसको सॉरी V by C इक्वल्स टू 1 जो है, ठीक है, ये ठीक है, रोड फुली एट फुल कैपेसिटी, रोड की फुल कैपेसिटी के ऊपर यूटिलाइजेशन हो रही है। V by C इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 अंडर यूटिलाइज्ड है, ग्रेटर देन 1 कंजेशन। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि हाई डेंसिटी नियर ट्रांसपोर्ट रूट्स। ठीक है, देन लेवल ऑफ सर्विस F represent forced or breakdown flow that I have already told you. V by C ratio greater than 1 indicate over capacity. TOD का मतलब होता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और यहाँ पर अब ये रोड का आपको बताएंगे। बेसिकली ROW क्या होता है, राइट ऑफ वे। नकलो अमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्तस जितनी लैंड होती है उसको राइट ऑफ वे में कंसिडर किया जाता है।
ठीक है। इसके अंदर रोड के साइड के जो पाथ फुटपाथ्स हैं, कैरेज वेज हैं या कोई भी यूटिलिटीज हैं उनको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, ROW राइट ऑफ वे। ठीक है, ये और जो रिंग रोड्स होते हैं बेसिकली आपके, ये बनाए जाते हैं ट्रैफिक को सर्कुलेट और कंट्रोल करने के लिए एट वेरी हाई जंक्शन, जहां पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये उसको डाइवर्ट करने के लिए होता है। और राइट ऑफ वे क्या होता है, नॉर्मली आपके जो रोड्स होते हैं, ठीक है, जो मेन रोड्स होते हैं जिसमें आपकी GT रोड आएगी, आपके हाईवेज आ गई, वो राइट ऑफ वे में इंक्लूडेड होते हैं। अर्बन मॉडल और थेरीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें यह है कि जो गार्डन सिटी है वो सेल्फ कंटेन्ड सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट है, एबेंजन हॉवर्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेटवर्थ और वेल्विन गार्डन सिटी इसकी बेसिस के ऊपर बनाए गए थे, ये आप सबको पता है। देन रेडियंट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हाई राइज हाई डेंसिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है। कंसेंट्रिक जोन मॉडल अज्यूम ये करता है कि जमीन प्लेन है, बराबर है, सेम ज्योग्राफिकली उसकी फीचर्स हैं, ठीक है, और सेम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो उसके ऊपर आपका कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। सेक्टर मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बेस्ड मॉडल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि सेक्टर्स बनते जाते हैं आपके डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्ट रूट्स, जहां पर ट्रांसपोर्ट रूट एफिशिएंट होते हैं उसके अलोंग आपके डिफरेंट सेक्टर जो है वो बनते जाते हैं, सेक्टोरल मॉडल। ठीक है, आप मुझे बताएं कमेंट में कि सेक्टोरल मॉडल किसने दिया था। मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल का बेसिकली CBD का ऑपोजिट मॉडल है आपका। फिर उसके बाद आपके पास आता है GIS इन कंटेम्प्रेरी प्लानिंग। GIS एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग लैंड यूज चेंजेस को डिटेक्ट करता है। स्मार्ट ग्रोथ डिस्करेज लीप फ्रॉग डेवलपमेंट। लीप फ्रॉग डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ बिल्ट इन एरिया को छोड़ के या डेवलप सिटीज की बाउंड्री के साथ डेवलपमेंट ना की जाए, बल्कि वहां से कुछ रेडियस छोड़ के आप नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, दैट इज द लीप फ्रॉग डेवलपमेंट। एंड स्मार्ट ग्रोथ इज एन ऑपोजिट ऑफ लीप फ्रॉग डेवलपमेंट। And complexity reduce energy consumption. Polycentric development reduces CBD pressure. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वन सेंटर, पॉलीसेंट्रिक का मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली अगर हम आज की बात करें तो पॉलीसेंट्रिक मॉडल इज अ मोर रेलेवेंट टुडे देन अ CBD। कुछ लैंड इकोनॉमिक्स की अगर बात ली जाए तो हाई लैंड वैल्यू अकर्स इन द CBD। ठीक है, क्योंकि देखें एक ही सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है और हर किसी को वहीं पर जमीन चाहिए फॉर देयर बिजनेस। ठीक है, तो इस वजह से जो वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होता है वहां पर लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी मॉडल के अंदर अगर सबसे ज्यादा लैंड की वैल्यू है तो दैट इज इन द CBD। बिड रेंट कर्व डिक्लाइन आउटवर्ड फ्रॉम द सिटी सेंटर। ऑब्वियसली ये भी वही बात है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। बिड रेंट कर्व जो होती है वो जो रेंटिंग ऑफ लैंड है उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप सिटी के सेंटर से दूर जाते जाते। ठीक है, क्योंकि लैंड की वैल्यू वो नहीं रहती है, उस जगह की वैल्यू वो नहीं रहती है। कमर्शियल एरिया के नज़दीक जब भी आप ज़मीन बाय करते हैं या रेंट आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हायर होती है। एक्सेसिबिलिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस लैंड वैल्यू। लैंड बैंकिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड लैंड होल्डिंग। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, बट लैंड बैंकिंग की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, अब इसके बाद ये कि ये पाकिस्तान बेस्ड टैक्स को मैंने स्टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आसान होगा और मेमोराइज करना भी इजी होगा आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद, द अथॉरिटी दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इज द CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। And by the way, there is another MCQ that I have seen in the FPSC स्टाइल के जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की जो वो है वो क्या है, फेडरल बेस्ड है प्रोविंशियल बेस्ड है। तो इसको हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो अथॉरिटी बेस्ड है। ठीक है, तो जो ये सारा सिस्टम है वो अथॉरिटी बेस्ड है, यानी डिफरेंट छोटी छोटी अथॉरिटीज बनाई गई हैं जिनको ये आपने काम सौंपा हुआ है। तो इस्लामाबाद को CDA देखता है। इस्लामाबाद की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन फॉर नाउ है दैट इज अराउंड 2.2 मिलियन। यहाँ पर की प्लानिंग मॉडल जो यूज किया गया था वो गार्डन सिटी था। ठीक है,
इसके जो सेक्टर्स हैं वो 1 to 2 किलोमीटर स्क्वायर की उस पे डिजाइन किए गए थे. दैट इज व्हाट वाज डन इनिशियली. फ्लोर एरिया रेशो 1 to 2 है आपकी. सेटबैक्स 3 to 4 मीटर्स के होते हैं. यहाँ पर राइट ऑफ वे रोड और ट्रांजिट किस तरह का है ये इस यहाँ पर जी आर्टेरियल राइट ऑफ वे है. आर्टेरियल मेन रोड्स होते हैं आपके, मैंने आपको जिस तरह से बताया. अच्छा, एक होते हैं आपके सर्विस रोड्स होते हैं, एक आपके मेन रोड्स होते हैं, एक आपके लिंक रोड्स होते हैं. ठीक है, एक इसी तरह से कलेक्टर रोड्स होते हैं. ठीक है, तो जो मेन आपका रोड है उसको आप आर्टेरियल राइट ऑफ वे कहते हैं. कोई बात है, हाईवेज, ठीक है, जीटी रोड, मोटरवेज, ये ऑल ऑफ दीज आर आर्टेरियल राइट ऑफ वे. तो इसकी जो मिनिमम लेंथ ऑफ विड्थ है वो कितनी है? 30. इसकी विड्थ 30 to 60 मीटर की विड्थ है. ठीक है, रिंग रोड भी है यहाँ पर. रिंग रोड अगेन क्या होते हैं, किस लिए होते हैं? ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं. और ये हैं जी कितनी स्पीड ऑफ ट्रैफिक के लिए हैं? 80 to 100 किलोमीटर पर आवर्स की. आर्टेरियल रोड जो होते हैं आपकी, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 40 आपकी जाती है. ठीक है, उसके बाद सेक्टर्स के फॉर्म में इसको प्लान किया गया है. यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी काफी ज्यादा दिए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर फॉर एवरी 3 to 5 किलोमीटर. लाहौर को एलडीए देखते हैं. इसकी पॉपुलेशन 12 to 13 मिलियन हो चुकी है. यहाँ पर कंसेंट्रिक जोन मॉडल सम एक्सटेंट अप्लाई होता है ओल्ड वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के अंदर. ठीक है, कुछ इसके सब एरिया के अंदर भी. ठीक है, अगेन अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि इस तरह से नहीं है कि ये पूरे का पूरा शहर इसी मॉडल के ऊपर आज भी काम कर रहा है. जिस पे इसको बनाया गया था या जो फीचर रिजेम्बलेंस है उस प्लानिंग मॉडल की यहाँ पर बात की जा रही है. यहाँ पर 60 to 65% रेजिडेंशियल एरिया है. कमर्शियल जो है आपका 5 to 10% है. इंडस्ट्रियल 8 to 12% है. पार्क 5 to 8% है. फ्लोर एरिया रेशो आपकी 1 to 2 है. अब ये हमने डिवीजन यहाँ पर क्यों नहीं की गई? तो आपको पता है कि इस्लामाबाद was basically built as a residential area for those people who will be working in the government administrative department. तो उस वहां पर तो कोई इंडस्ट्रियल या इस तरह से दैट लेवल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है जो आप लाहौर, फैसलाबाद या कराची में बात करते हैं. यहाँ पर भी आर्टेरियल राइट ऑफ वे है आपका 30 to 60 मीटर विड्थ में. कलेक्टर रोड्स भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर और इनकी जो मिनिमम विड्थ है वो 20 to 25 मीटर है. कलेक्टर रोड जो होता है जो आपकी छोटी छोटी स्ट्रीट्स के साथ जो सर्विस रोड होते हैं बेसिकली उनको हम कलेक्टर रोड कहते हैं. वो आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं आर्टेरियल रोड के साथ. ठीक है, यहाँ पर जो ओपन स्पेस है वो 9 to 10 मीटर स्क्वायर पर कैपिटा आपको मिल जाती है. फैसलाबाद फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी देखती है इसको. इसकी पॉपुलेशन 3.5 to 4 मिलियन है. ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था. अच्छा, जो इस्लामाबाद है इसको भी ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था. ठीक है, ये बात याद रखनी है. डिक्सोडियस ने बनाया था, 1960 में डिजाइन हुआ था. फैसलाबाद बेसिकली यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो ज्यादा हैं. ठीक है, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बने हैं जो सी पैक के अंडर, वो भी फैसलाबाद में एक लाई करता है. फैसलाबाद में अगर हम देखें तो 60% एरिया रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल 12% है, कमर्शियल 8% है और फ्लोर टू एरिया रेशो यहाँ पर कम है, 1 to 1.5 है. ठीक है, फिर कलेक्टर रोड 20 मीटर्स के हैं, आर्टेरियल रोड 30 to 50 मीटर्स के हैं. यहाँ पर स्पेशली इंडस्ट्रियल फोकस है इस एरिया का. ऑब्वियसली फैसलाबाद में जो है आपको इंडस्ट्रियल जोन्स मिलते हैं बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के. बेसिकली ये जो है ना वन लाइनर आपका था एमसीक्यूज के लिए. एमसीक्यूज को हमेशा इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है. आप अगर कहें कि कहीं से आपको एमसीक्यूज मिल जाए 100 या 50 और आप उनको प्रिपेयर कर लें और आपके जो है पेपर में सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाए, तो इस तरह से नहीं होता. आप इंपॉर्टेंट एरियाज को टारगेट करते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करते हैं. थैंक यू.